एक शख्स जो बाबा रामदेव के साथ हमेशा खड़ा रहा, एक शख्स जो देशी चीजों के साथ हमेशा खड़ा रहा, विदेशी कंपनियों के खिलाफ खड़ा रहा, जिसने आयोडीन नमक के खिलाफ आंदोलन किया, जिसने भारत में अंग्रेजी के ज्यादा उपयोग के खिलाफ आंदोलन किया, जो कभी जेल गया तो वहां के जेल मैनुअल को करार दे दिया कि अंग्रेज तो चले गए हैं लेकिन उनकी औपनिवेशिक सत्ता आज भी हमारे रगों में दौड़ रही है। लेकिन उस शख्स की जब मौत हुई तो उसके बाद जितने भी सवाल खड़े हुए उनके जवाब कभी नहीं मिल पाए और उन कहानियों को, उन सवालों को अचानक से दबा दिया गया और बाबा रामदेव के ऊपर मीडिया, हिंदुस्तान की मीडिया या कहीं की भी मीडिया या लोग बात करने से कतराने लगे। इस सवाल के परिप्रेक्ष्य में क्या सवाल था और किसकी थी ये कहानी, आज जुर्म@8pm में आपको हम वही बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जुर्म@8pm, जिसमें हम आपको कहानियां सुनाते हैं अपराध की, अपराधियों की, अपराध से जुड़ी हुई मिस्ट्रीज को भी इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। वो अपराध जिन्होंने समाज पर कोई असर डाला है। ये जो कहानी है, ये कहानी राजीव दीक्षित की है। आजाद हिंदुस्तान में और यूं कहें कि 21वीं सदी में अगर किसी ने स्वदेशी को लेकर के सबसे ज्यादा बात की तो वो राजीव दीक्षित थे। आज पतंजलि जो कुछ भी है उसके पीछे की जो विचारधारा थे वो राजीव दीक्षित थे। रामदेव के सबसे करीबियों में से एक राजीव दीक्षित थे जो बाहरी थे। राजीव दीक्षित रामदेव के साथ काम करते नहीं थे, उनके करीबी नहीं हुआ करते थे, उनकी विचारधारा से पहले मैच करती हुई विचारधारा में बात नहीं करते थे। दोनों का मकसद स्वदेशी था लेकिन एक साथ काम नहीं किया करते थे। लेकिन अचानक से साल 2009 में ये साथ आ जाते हैं और राजीव दीक्षित थे वो लगातार पिछले 10 वर्षों से इसको लेकर के काम कर रहे थे, अलग अलग षड्यंत्रों का खुलासा करने का दावा करते थे और उसके बाद रामदेव साथ आ जाते हैं और उसके बाद 1 साल के बाद तकरीबन राजीव दीक्षित की हत्या या मृत्यु हो जाती है। उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो आपके विवेक पर है, आप उसे हत्या कहेंगे या मृत्यु कहेंगे। आपको हम राजीव दीक्षित की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई और किन वजहों से सवाल उठा। लेकिन उससे पहले जानते हैं राजीव दीक्षित की शुरुआती जीवन कैसा था। तो राजीव दीक्षित की अगर हम शुरुआती जिंदगी पर एक नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक तौंदी गांव है, वहां 1967 में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई में बड़े अच्छे थे, कहा गया कि एक तरीके से उनके बारे में जब हम बाद में उनको देखते हैं तो जो वक्तव्य उनके निकलते हैं तो उससे पता चलता है कि बचपने में कितनी उन्होंने मेहनत करी थी। और कहा गया जब स्कूल के टाइम में थे तभी 1000 रुपए और बहुत रुपए वो अपनी किताबों और जर्नल्स और अखबारों को पढ़ने में खर्च कर दिया करते थे। फिरोजाबाद से उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई करी, इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई करी। इतने जो आधिकारिक डेटा मिलते हैं। इसके अलावा एमटेक आईआईटी कानपुर से करने का दावा किया जाता है लेकिन उसको लेकर के बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। इसके अलावा सीएसआईआर के साथ रिसर्च फेलो का भी बात है और इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके साथ भी काम करने की बातें चलती हैं कि राजीव दीक्षित ने तकरीबन 1 साल उनके असिस्टेंट के तौर पर काम किया था, उनके साथ में काम किया था। इसके अलावा एक फ्रेंच टेलीकॉम कंपनी में भी इन्होंने काम किया था। कुल मिलाकर के एक पढ़े लिखे, संभ्रांत और जो 21वीं सदी की शुरुआत में युवा बन रहे थे उनके हिसाब से बहुत बुद्धिमान और सफल व्यक्ति थे। लेकिन अचानक से इनके जब ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे, भोपाल गैस त्रासदी होती है। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं और राजीव दीक्षित उनमें से एक हैं जिन्होंने शुरुआती दिनों में सवाल उठाया कि ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई कंपनी जनित हादसा नहीं था, बल्कि ये मानव निर्मित जानबूझ करके किया गया हादसा था। अमेरिका के द्वारा हिंदुस्तानियों के ऊपर किया गया एक प्रयोग था जिसकी वजह से इतने लोगों की मौत हुई और सरकार पर बड़े गंभीर सवाल इन्होंने उठाए। इसके अलावा एक और बात आती है, कनाडा के एक रिसर्च सेंटर में ये जा गए थे अपना रिसर्च प्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पर ये अंग्रेजी में बात कर रहे थे। बाद में आप जानते हैं हिंदी और हिंदुस्तान के कितने पैरोकार बने, लेकिन शुरुआती जिंदगी में अंग्रेजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। चूंकि बीटेक पढ़ाई कर रखी थी तो अंग्रेजी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस में थी। तो वहां लोगों ने कहा आप हिंदी में भाषण दीजिए, हिंदुस्तान से आए हैं। तो उन्होंने कहा मुझे उतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, या हिंदी क्यों बोलूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हूं, अंग्रेजी बोलूं। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो बाद में चल करके हिंदी और हिंदुस्तानियत का बड़ा पोस्टर बॉय बन गया। इसके अलावा फिर धीरे धीरे जब वो हिंदुस्तान आते हैं राजीव दीक्षित, और उसके बाद इनका जो पुनर्जागरण होता है, इसके बाद ये हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी चीजों और देशी चीजों को लेकर के बड़े जागरूक होते हैं और आयुर्वेद पद्धति जीवन में अपनाने की बात करने लगते हैं। जो दावा किया गया है कि 5000 से ज्यादा कंपनियों की इन्होंने एक लिस्ट बनाई थी जिनके खिलाफ ये आंदोलन समय समय पर करते रहते थे।
अंग्रेजी को लेकर के भी बड़ी इनकी मुखालफत किया करते थे और कहते थे कि हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है तो उसी में बातचीत करनी चाहिए, और इनकी अगर आप भाषण सुनेंगे तो हिंदी आपको समझ में आएगी, कितना अच्छा ये हिंदी और समझ उसकी इनको है। स्वदेशी आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाते थे और इसके अलावा कंपनियों के ऊपर भी दबाव बनता था। आयोडीन नमक के खिलाफ इन्होंने एक आंदोलन किया था और इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर इन्होंने एक बहुत बड़े हिंदुस्तान में आए कारोबारी का विरोध किया था, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहां से जो एक पहला सिग्निफिकेंट मार्क मिलता है वहां से मिलता है, ये अरेस्ट होते हैं और तिहाड़ जेल इनको ले जाया जाता है। किरण बेदी उस वक्त वहां की डीजी हुआ करती हैं। जेल मैनुअल के हिसाब से उस वक्त पर तिहाड़ जेल में कपड़े उतारे जाते हैं सभी कैदियों के और जांच की जाती है। अभी आपने मध्य प्रदेश में प्रकरण सुना होगा, उसी तरीके से उनके कपड़े उतारे जाते हैं और जांच की जाती है। बड़ा विरोध करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद इनको बताया जाता है कि ये जेल मैनुअल है, ये पता करते हैं कि जेल मैनुअल एक कब का बना हुआ है। फिर पता चलता है ये अंग्रेजों के समय का जेल मैनुअल है, जिसे आजाद हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। राजीव दीक्षित कहते हैं ये हिंदुस्तानियों को अपमान करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून है, आज भी उनकी औपनिवेशिक सत्ता की हमें जरूरत नहीं है। ये बेसिक उनकी कहानी है। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जाकर के स्वदेशी के प्रति ये जागरूक कर रहे थे, सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, कंपनियों के खिलाफ बोल रहे थे। बड़े बड़े धन्ना सेठ इनके दुश्मन बन चुके थे। रामदेव और राजीव दीक्षित की एक मुलाकात होती है। रामदेव योग को घर घर में ले जाना चाहते थे, राजीव दीक्षित स्वदेशी को घर घर में लेके जाना चाहते थे, और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक के तौर पर काम कर रहे थे। अब इसके आगे की जो हम आपको बातचीत बताएंगे वो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और एक पुस्तक थी, गॉडमैन टू टाइकून द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, जिसको प्रियंका पाठक ने लिखी है। उसके आधार पर उसमें बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज हैं, उनके रेफरेंसेस के आधार पर कहानी बनाई गई है, बताई गई है कि किस तरीके से वो घटनाक्रम था। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट या भारत स्वाभिमान आंदोलन, इसकी स्थापना 9 जनवरी 2009 को बाबा रामदेव करते हैं और अचानक से इसमें राजीव दीक्षित की एंट्री होती है। राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता इनको बना दिया जाता है और ये कहा जाता है बड़ा अखर रहा था लोगों को। और इसका मकसद ये था, जो भारत स्वाभिमान आंदोलन था ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी बनने वाली थी और कहा गया था कि धीरे धीरे हम सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद इसमें बहुत सारे लोगों को जोड़ेंगे और एक ऑप्शनल पॉलिटिक्स आपको हम सामने लेकर के आएंगे। ध्यान रखिए, इसके बाद ही भारत में राजनीतिक उठापटक हुआ है। तो यहां से ये पटकथा लिखी जानी थी कि अब भारत में एक नई पॉलिटिकल पार्टी होगी जो स्वदेशी पर बात करेगी। और कमोबेश अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का उदय उसी ढंग से हुआ, जो अन्ना आंदोलन चला उसी ढंग से हुआ। कोर में अगर आप जाएंगे, रामदेव भी उसके साथ में थे और उसके बाद बीजेपी का प्रादुर्भाव भी उसी तरीके से हुआ कि हिंदुस्तानियत को लेकर के, हिंदुस्तानी चीजों को लेकर के गर्व की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, यही बेसिक कॉन्सेप्ट था। खैर, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का ये इनको महासचिव बनाया जाता है। आजादी बचाओ आंदोलन एक और इसी के पैरेलल चल रहा था, और भी लोग थे जो लगभग विचारधारा इनकी समान होती है। इसके बाद 2 लोगों को दिक्कत होने लगती है राजीव दीक्षित से। बालकृष्ण, जो वर्तमान में पतंजलि के सर्वेसर्वा के तौर पर जाने जाते हैं, और एक और राम भरत, इन दोनों को राजीव दीक्षित के होने से दिक्कत होने लगी। वजह यह थी कि राजीव दीक्षित के अंदर योग्यता थी और साथ ही साथ ये बाहरी थे। समस्या सबसे बड़ी बाहरी होना था और योग्यता होना था, जो बाकी लोगों को शैडो कर रहा था, जो बाकी लोगों को उतना बढ़ने नहीं दे रहा था, और इनको जलन होने लगी। 2009-10 के बीच में पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना होती है। 2010 में एक स्वाभिमान यात्रा भारत स्वाभिमान आंदोलन के बैनर के तले बनाई जाती है कि अब इस आंदोलन के जरिए हम जाकर के यात्रा करेंगे, देश के अलग अलग हिस्सों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और हम पॉलिटिकल पार्टी अपनी बड़ी करेंगे। 2 महीने तक आंदोलन चलता है। राजीव दीक्षित सबसे बड़े प्रवक्ता होते हैं, वक्ता होते हैं, जगह जगह जाकर के लोगों को आंदोलित कर रहे थे स्वदेशी के प्रति। 30 नवंबर 2010 की तारीख को राजीव दीक्षित की छत्तीसगढ़ के एक जिले में मौत हो जाती है। 43 साल उनकी उम्र थी। 43वां जन्मदिन भी 30 नवंबर 2010 को ही उनका पड़ रहा था और उसी दिन उनकी मौत हो गई। यानी न एक दिन ज्यादा न एक दिन कम, 43 साल की उम्र में राजीव दीक्षित की मौत हो गई। अब यहां से कहानी चलती है। 29 नवंबर को दुर्ग जिला में ये भाषण के लिए अपने गए होते हैं। कार्यक्रम जैसे इनकी माला चल रही थी, पूरी श्रृंखला चल रही थी, उसी हिस्से में दुर्ग जिले में गए होते हैं। भाषण देके वापस आ रहे होते हैं। अचानक से इनको तेज पसीना आने लगता है और घबराहट होने लगती है। आचार्य दया सागर उनके साथ में थे, जो कि उनके भी करीबी थे और रामदेव के भी करीबी थे। वो उनको गेस्ट हाउस में लेकर के जाते हैं। आर्य समाज का एक गेस्ट हाउस होता है और जब पूछा जाता है कि आपको क्या हुआ है, तो ये कहते हैं गैस की शिकायत है, दूर हो जाएगी, मुझे खास किसी दवाई की जरूरत नहीं है। इसके बाद सभी लोग बाहर जाते हैं। राजीव दीक्षित कमरे में आराम करने लगते हैं और उसके बाद राजीव दीक्षित बाथरूम में जाते हैं। कुछ देर बाथरूम में रहते हैं, कोई आवाज नहीं आती है, कोई हलचल नहीं होती है और वो बाहर भी नहीं आते हैं। लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर हुआ क्या राजीव दीक्षित को। आवाज लगाई जाती है, कोई आवाज नहीं आती है, कोई मूवमेंट नहीं होता, दरवाजा नहीं खुलता है। इसके बाद और लोगों को बुलाया जाता है, दरवाजा तोड़ के अंदर में देखा जाता है कि राजीव दीक्षित पसीने से तरबतर
जमीन पर पड़े हुए हैं और इसके बाद उनको बाहर निकाला जाता है, बिस्तर पर लेटाया जाता है और कहा जाता है डॉक्टर बुला लेते हैं। लेकिन राजीव दीक्षित चूंकि स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे, आयुर्वेद का प्रचार कर रहे थे, होम्योपैथ का प्रचार कर रहे थे, तो ऐसे में सवाल नहीं बनता था कि राजीव दीक्षित इस बात के लिए हामी भरे कि किसी अंग्रेजी दवाई के डॉक्टर को बुलाया जाए। अतः बड़ी मान मनोबल के बाद बड़ा बवाल होता है, पहले होम्योपैथिक के डॉक्टर को बुलाया जाता है, राजीव दीक्षित को कुछ दवाइयां दी जाती हैं। इस दौरान एक और चीज कही जाती है, उसको आपको हम आगे सुनाएंगे, लेकिन अभी इनको दवाई दी गई है और ये लेट गए हैं, स्थिति में सुधार नहीं होता है। अपोलो हॉस्पिटल इनको लेकर के जाया जाता है जहां इलाज की बात कही जाती है। इस दरमियान इस किताब में दावा यह किया गया है, प्रदीप दीक्षित जो उनके भाई हैं राजीव दीक्षित के, उन्होंने दावा यह किया है कि रामदेव इस दौरान 1 घंटे तक बातचीत करते रहे राजीव दीक्षित से। लेकिन उसी जगह पर प्रदीप दीक्षित ने जब बात करने की बात कही अपने भाई से तो मना कर दिया गया कि राजीव दीक्षित अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। और रामदेव ने यह खुद बात आस्था चैनल पर बातचीत करते हुए कही है कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी उस दौरान 1 घंटे तक मेरी बातचीत राजीव दीक्षित से लगातार होती रही, इलाज के दौरान भी। अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, यहां तबीयत सुधरती नहीं है, 4-5 डॉक्टर्स की टीम इलाज कर रही होती है, तबीयत सुधरती नहीं है, कहा जाता है इनको दिल्ली लेकर के आया जाएगा। प्रदीप दीक्षित कहते हैं बार बार मैं रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन रामदेव वहां पर मौजूद नहीं थे। रामदेव के जो लोग थे वो ये कह देते हैं कि राजीव दीक्षित फिलहाल बात करने की स्थिति में नहीं है, आप बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन रामदेव के साथ बातचीत करने का पूरा वो दिया ब्यौरा मिलता है कि 1 घंटे तक बातचीत कर रहे थे। मौत हो जाती है इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में। दिल्ली आने की तैयारियों के बीच में ही राजीव दीक्षित की कहा जाता है इनको हार्ट अटैक हुआ है। आमतौर पर किसी की भी मौत हो सकती है किसी भी हार्ट अटैक से या किसी और बीमारी से, लेकिन राजीव दीक्षित को ऐसी कोई शिकायत पहले नहीं हुई थी। साथ में कारण बीपी और शुगर का भी दिया गया, जबकि राजीव दीक्षित को आज तक अपने जीवन में ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई थी। और साथ ही वो जिस तरीके के जीवनचर्या का पालन करते थे और जितना स्ट्रिक्टली उसका पालन करते थे, उसके बाद बीपी और शुगर की सवाल उठना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रामदेव को ये कहते कई बार कुछ जगहों पर दावा किया गया है कि वो कह रहे थे कि ये जेनेरिक उनकी बीमारी थी, इस वजह से उनकी मौत होती है। मौत के बाद रामदेव परिवार से रिक्वेस्ट करते हैं बाबा रामदेव की उनको घर ना ले जाया जाए, बल्कि जबकि राजीव दीक्षित घर से बड़ा लगाव रखते थे और अपनी जमीन और मिट्टी से बड़ा लगाव रखते थे, तो जाहिर सा था कि उनको घर ही लेकर के जाया जाना था। लेकिन रामदेव खुद से रिक्वेस्ट करते हैं कि राजीव दीक्षित का ससम्मान हम लोग अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, आप लोग हमें इजाजत दे दें कि हम इनकी पार्थिव शरीर को हरिद्वार लेकर के आए। घर की तरफ से इजाजत दी जाती है। रामदेव पर पूरा भरोसा था, कोई सवाल था नहीं किसी के दिमाग में। और उस वक्त पर पोस्टमार्टम की भी उतनी बातें नहीं हुई थी, क्योंकि रामदेव की तरफ से कंफर्म किया गया था, तो सभी लोग यकीन कर रहे थे। इसके बाद उनकी लाश को यहां लेकर के आया जाता है। कनखल एक जगह है हरिद्वार में, वहां पर इनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाती हैं। लेकिन जब शव आता है और उसके बाद जनता उसकी दर्शन करने जाती है, देखने जाती है, तो वहां एक अजीब भुनभुनाहट शुरू हो जाती है कि राजीव दीक्षित पहचान में नहीं आ रहे हैं। इनके शक्ल पे कुछ नीला रंग, होठ जो है वो नीले हो गए हैं। आपको याद हो लाल बहादुर शास्त्री के केस में भी ऐसा ही हुआ था, ऐसी ही बातें की जाती है, उनके होठ नीले पड़ गए थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई थी। और इसी तरीके से इनके साथ भी हुआ। इसके बाद बातचीत होती है कि इनका पोस्टमार्टम करवाया जाए। वहां पर जो मौजूद लोग होते हैं, रामदेव वहां पर नहीं होते हैं, जो मौजूद लोग होते हैं वो मना कर देते हैं रामदेव की तरफ से कि पोस्टमार्टम नहीं करवाया जाएगा। रातों रात 50 से ज्यादा लोग हस्ताक्षर करते हैं एक पन्ने पर, और वो एक रिक्वेस्ट होती है रामदेव से कि आप अंतिम संस्कार के लिए इन लोगों को कहिए और इस लाश को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाए। 6 बजे सुबह, सर्दी का वक्त था उस वक्त पे, और उसके बाद सुबह 6 बजे 9 लोगों का एक समूह रामदेव के घर पर जाता है कि हमें राजीव दीक्षित के अंतिम संस्कार से संबंधित कुछ बातचीत करनी है। गेट पर गार्ड्स रोक देते हैं, रामदेव अंदर होते हैं, हालांकि बड़ा बवाल होता है और इसके बाद कह दिया जाता है कि अगर हमें रामदेव से नहीं मिलने दिया गया तो अंतिम संस्कार की इजाजत हम नहीं देंगे। इनके परिवार की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया। 7:30 बजे अनुमति मिलती है कि आइए और रामदेव जी के साथ बातचीत करिए। लेकिन इस दौरान एक चीज होता है कि जितने भी लोगों के पास फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे, उन सबको बाहर रखवा लिया जाता है। बात यह कही जाती है ताकि कोई कुछ रिकॉर्ड न कर पाए अंदर में क्या बातचीत हो रही है। और इसके बाद मदन दुबे, एक जो कि हमने आपको शुरू में बताया था आजादी बचाओ आंदोलन था, उसके जरिए जुड़े हुए थे रामदेव से, काफी करीबी थे रामदेव के भी और राजीव दीक्षित के भी। वो बताते हैं इस किताब के बकौल अगर देखें तो, मीटिंग के दौरान रामदेव बार बार ये मना करते रहे कि राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, और रामदेव बाकायदा गुस्सा हो रहे थे और बार बार गुस्से में तमतमा रहे थे वो। और उसी दिन मदन दुबे को राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना दिया जाता है।
संगठन का, जो पद पहले राजीव दीक्षित के पास हुआ करता था। अब यहां से रामदेव पहले मना कर देते हैं कि अब यहां से अंतिम संस्कार के पहले हम किसी भी तरह की ऐसी इजाजत नहीं देंगे कि अंतिम संस्कार के पहले पोस्टमार्टम करवाया जाए। अब यहां से लोग आते हैं, बुनबुनाहट शुरू हो गई है, सवाल उठने शुरू हो गए हैं और तमाम चीजें होती हैं। तभी एक मुंबई से डेलीगेशन आता है और वो कहता है कि हम रामदेव के शरीर का पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं। रामदेव के परिजन भी इस बात के लिए कहने लगते हैं कि हमें पोस्टमार्टम करवाना है, क्योंकि राजीव दीक्षित के होंठ नीले पड़ गए थे। सवाल था कि कहीं जहर उनको नहीं दिया गया है, और रामदेव का एक वीडियो भी इसको सफाई को लेकर के बड़ा वायरल होता रहता है। खैर, शमशान घाट पर जब लाश पहुंच जाती है तो वहां पर रामदेव प्रदीप दीक्षित, जो राजीव दीक्षित के भाई थे, उनको एक किनारे बुलाते हैं और कहते हैं अगर पोस्टमार्टम अब करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसके बाद प्रदीप दीक्षित की जबानी अगर हम समझे तो वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त पर कुछ समझ में नहीं आया। मैंने रामदेव से सवाल पूछा कि उस वक्त पर तो आप मना कर रहे थे कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए, अब आप कैसे राजी हो रहे हैं। इसके बाद प्रदीप दीक्षित के दिमाग में कई सवाल आते हैं कि अगर हमने पोस्टमार्टम के लिए कहा भी और उसके बाद अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही खरीद लिया गया, अगर इतना सब कुछ फिट किया जा सकता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही खरीद लिया गया, तो आगे क्या होगा? बेइज्जती होगी केवल राजीव दीक्षित की और पूरे परिवार की और इन दावों की। इसके बाद मना कर दिया जाता है, कनखल में राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और इसके बाद राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार बाकायदा वहां पर कर दिया जाता है। और इसके लिए तर्क देते हैं रामदेव कि वो हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यहां पर पोस्टमार्टम करने की व्यवस्था नहीं है, जबकि रामदेव खुद साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और साथ ही साथ राजीव दीक्षित भी अपने आप को कभी किसी धर्म का प्रवक्ता या इस तरीके से पोर्ट्रे नहीं करते थे। वो सनातन का खुद को कहते थे, सनातन धर्म का प्रवक्ता या सनातन धर्म का प्रचारक वो अपने आप को जरूर कहते थे, लेकिन वो तमाम कुरीतियों को नहीं मानते थे, बल्कि वर्तमान और जो हमारा सुनहरा अतीत है उसको मिला करके एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की बात करते थे, जिसमें वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बातें बहुत ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार क्या होता है? ये तमाम सवाल थे। इसके बाद सवाल एक और उठता है कि राजीव दीक्षित की जब अंतिम संस्कार हो गया तो जो उनके सामान के तौर पर लौटाया गया, तो एक लैपटॉप और 2 सेलफोन लौटाया गया था। इनमें कोई डेटा नहीं था, सारा डेटा डिलीट कर दिया गया था। जो डिलीटेड डेटा का साफ सुथरा लैपटॉप और मोबाइल फोन इनको दिया गया, आखिर क्यों? इसके बाद जब हरिद्वार में जो राजीव दीक्षित का रहने का कमरा था, जब उसको खोला गया, देखा गया वहां पर, तो वहां पूरा कमरा जैसे लूटा गया हो और उसके अलावा जो कागजात थे, जो वहां दस्तावेज होने चाहिए थे, वो तमाम चीजें नहीं थी। कमरा एकदम बिखरा हुआ पड़ा था। सवाल था कि राजीव दीक्षित की मौत के पहले इस कमरे में कौन आया था, वो भी नहीं पता चल सका, और कौन सामान को लेकर के चला गया, ये भी नहीं पता चल सका। ये तमाम चीजें थी। ये किताब है गॉडमैन टू टाइकून, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ बाबा रामदेव, जिसको प्रकाशित किया गया है और इसमें तमाम दावे किए गए हैं, रामदेव से जुड़े हुए अलग अलग दावे हैं। और उनमें से एक दावा यह भी है कि रामदेव शामिल हो या उनके लोग शामिल हो, बालकृष्ण शामिल हो या कुछ लोग शामिल हो, लेकिन शक की सुई किसी ना किसी की तरफ घूमती है। नाम साफ नहीं होता है, बहुत सारे नाम आते हैं, अंधेरे में तीर चलाए जाते हैं, लेकिन आज भी जो राजीव दीक्षित से इत्तेफाक रखने वाले लोग हैं, जो राजीव दीक्षित का समर्थन करने वाले लोग हैं, वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरी इसके खिलाफ रखते हैं, इससे जुड़ा हुआ, और अपना मत रखते हैं कि राजीव दीक्षित की हत्या की गई थी। उसमें सरकारें भी शामिल थी, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां भी शामिल थी। हालांकि जो रामदेव का तर्क है, रामदेव के समर्थक तर्क देते हैं, वो ये देते हैं कि रामदेव या उनसे जुड़े हुए लोगों को ऐसा रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। उस वक्त उनके खिलाफ सरकार भी थी, उस वक्त उनके खिलाफ जो बिजनेस टाइकून्स थे, धन्ना सेठ थे, वो भी थे, और बहुत सारी ताकत खर्च हो सकती थी उसमें, और रामदेव फंस सकते थे। ऐसा रामदेव क्यों करेंगे? ये दोनों अपने अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन आज भी राजीव दीक्षित की मौत एक अनसुलझा सवाल है, जिसके जवाब शायद ही अब कभी मिल पाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम और भी मर्डर मिस्ट्रीज पर आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो को साझा करिएगा, और आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जुर्म @8pm देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।